प्रदेश की सियासत में आजकल यही जाने आने की प्रतिक्रिया चल रही है और इसी पर इस 1 घंटे में हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। वैसे तो ठंड का मौसम है, वसंत ऋतु आने वाला है, लेकिन बीजेपी के लिए ये पतझड़ का मौसम है। एक के बाद एक विधायक और मंत्री पार्टी से पत्तों की तरह झड़ रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। 403 सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 79 जो पिछड़ी जातियां हैं वही सत्ता का समीकरण उत्तर प्रदेश में तय करती हैं। अपने गुलदस्ता को बनाने के लिए इन्हीं पिछड़ी जातियों के नेताओं को जो बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, उनका एक गुलदस्ता अखिलेश यादव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यही पिछड़ी जातियां और उनके नेता अगर सत्ता का समीकरण उत्तर प्रदेश में तय करेंगे तो बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। जी हाँ, आज इस 1 घंटे में लखनऊ की लड़ाई में यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक बीजेपी से इन नेताओं का जाना क्या सबसे खौफनाक राजनीतिक क्रिया बन रहा है बीजेपी के लिए। 2022 की लखनऊ की लड़ाई की मौजूदा कहानी शुरू होती है साल 1992 से। उत्तर प्रदेश में तब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करते कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में गिरा दिया। कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। 1992 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में हुई घटना ने ऐसी राम लहर को जन्म दिया था जहां तय माना जा रहा था कि आगे जीत पिछड़े वर्ग के बड़े नेता कल्याण सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ रही बीजेपी की ही होगी। तभी 1993 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ी राजनीतिक रासायनिक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में होती है। यूपी में दलित वोटों की मजबूत पार्टी तब बन रही काशीराम की बीएसपी और पिछड़ों के नेता मुलायम सिंह यादव के बीच गठबंधन हो जाता है। 1993 के इसी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में राम लहर पर सवार बीजेपी को जीत से रोकने के लिए नारा गढ़ा जाता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1992 में तब अयोध्या वाली कार सेवा के बाद ही हुए चुनाव में बड़ी राम लहर के बावजूद बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट तो जीती, लेकिन सरकार मिलकर मुलायम सिंह और काशीराम के गठबंधन ने बनाई। कारण पिछड़ों और दलितों का वोट। उन्नीस के मुलायम काशीराम के सफल प्रयोग के 26 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए अखिलेश यादव और मायावती ने महागठबंधन किया, लेकिन नतीजे 1993 के एकदम उल्टे। महागठबंधन बीजेपी के सामने 2019 में नहीं टिक पाया, क्योंकि तब पिछड़े और दलित अलग अलग होकर बीजेपी के खिलाफ नहीं गए। कारण ये कि 2014 से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू वोट वाले उस प्रयोग को अपनी ताकत बना लिया, जिसे 80% बनाम 20% अब 2022 में कहा जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ों, दलितों और सवर्णों के वोट का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर चुनाव जीतती आ रही, इसीलिए उसे 80% अपना मानती है। आंकड़े देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में अगड़ी जाति में आने वाले 82% ब्राह्मणों ने, 89% राजपूतों ने, 70% वैश्य ने, 84% अन्य अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया। पिछड़ों के हिस्से में से 23% यादवों ने, 80% कोयरी कुर्मी मतदाताओं ने, 72% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन को ही वोट दिया। SC/ST में जाएं तो 17% जाटव और 48% अन्य SC जातियों का वोट भी बीजेपी के खाते में अकेले गया। क्या अब बीजेपी के इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने यूं हाथ मिला लिया है?
जिसमें बीजेपी से ही आए पिछड़े वर्ग के ज्यादातर मंत्री और विधायक को शामिल करके समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाह रही है कि इस बार ओबीसी वोट की एबीसीडी उसने सीख ली है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के जाने माने चर्चित नेता हैं। श्री धर्म सिंह सैनी साहब, धर्म सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के बहुत चर्चित नेता माननीय भगवती सागर जी, विधायक भगवती सागर, माननीय विनय शाक्य जी, विधायक विनय शाक्य, माननीय रोशनलाल वर्मा जी, विधायक रोशनलाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, विधायक मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, ब्रजेश कुमार प्रजापति, माननीय चौधरी अमर सिंह जी, बीजेपी गठबंधन के विधायक चौधरी अमर सिंह जैसे ज्यादातर नेता पिछड़े वर्ग के जो अब मुख्यमंत्री के उसी दांव पर वार करते हैं जिसके दम पर बीजेपी सत्ता हासिल करती आ रही है। दांव बहुसंख्यक वोट बनाम अल्पसंख्यक वोट का। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। योगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 79 जातियां आती हैं। अखिलेश यादव जिस यादव जाति से आते हैं वो खुद ओबीसी वर्ग का प्रमुख ताकतवर हिस्सा है। तो लखनऊ की इस लड़ाई को जीतने के लिए एक ओबीसी समाज से आने वाले ही नेता को क्यों पिछड़े वर्ग के दूसरे नेताओं की जरूरत पड़ी, इसे समझिए। कहा जाता है 35% के बीच वाले ओबीसी वर्ग के वोटर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा 10% प्रभावी यादव जाति का, दूसरा 25% मौर्य, लोध, शाक्य, राजभर, पटेल जैसी अन्य ओबीसी जातियों का। समाजवादी पार्टी को यादव वोट का हिस्सा मिलता है, जबकि बीजेपी 2014 से नॉन डोमिनेंट कही जाने वाली ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़कर चल रही है। 2009 से पहले तक बीजेपी को 20 से 22% ओबीसी वोट मिलता था, जबकि 2017 के चुनाव में करीब 40% ओबीसी वर्ग ने अकेले बीजेपी को ही वोट दिया। इस तरह बीजेपी को उसी पिछड़ों के दम पर अगड़ा बनने का स्वाद सियासत में मिलता आ रहा है। इसीलिए अब अखिलेश को यादव वोट समेत दूसरे ओबीसी वर्ग का साथ चाहिए। तो क्या जो राजभर, कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान को पहले साथ लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी छोड़कर आए मंत्री विधायकों को मिलाकर पिछड़ों के मोर्चे पर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है?